हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सो डियर्स, आज हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंतर्गत, एंड इनसे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमें भूगोल पढ़ने के साथ साथ इनको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग मिनिमम एक सवाल तो इसी टॉपिक से आता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं अक्षांश क्या होते हैं। एक होते हैं अक्षांश, एक होते हैं देशांतर। तो आप दोनों के नाम तो सुने होंगे। अक्षांश कौन से होते, जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये हम 0 डिग्री रेखा, ये भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही है। अक्षांश तो ये हमारा केंद्रीय भाग है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कोणात्मक दूरी रखने वाली रेखाएं, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कोणात्मक दूरी रखती हो और साथ ही साथ भूमध्य रेखा के समांतर चलती हो, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देशांतर, ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा को समकोण पे काटे और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चले, ठीक है, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे इधर से ये चलेगी ऐसे, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? देशांतर रेखाएं, जो मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी रेखाएं चलती है? तो वो हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अब देखो, इनके बारे में तो आप समझ लिए। ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। यहां से भूमध्य रेखा जाती है, यहां से कर्क रेखा, ऊपर 66.5 डिग्री बाद में ध्रुव आ जाएगा। ऐसे ही इधर मकर रेखा, इधर 66.5 डिग्री, इधर ध्रुव। और इधर से कौन सी रेखाएं चलेगी? जैसे ये 0 डिग्री, इसके ऊपर से जो आ रही है वो 180। अब इधर से देखो, ये क्या है? ये आपस में मिलाती है। ठीक है। हमेशा अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम होती है। तो इनका जो अक्षांश एंड देशांतर रेखाओं का जो जाल है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल, इसे हम कहते हैं भूग्रिड। ठीक है ना। अक्षांश एंड देशांतर रेखाओं का जाल भूग्रिड कहलाता है। और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे अर्थात समकोण पे काटती है। समकोण पे काटती है। इन्हीं ही रेखाओं के द्वारा किसी स्थान का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, इन्हीं के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के द्वारा तो जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम जो टाइम होता है, समय, दिनांक, इनके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ कौन से देशांतर पे कौन सा स्थान है, तो उनसे हमें स्पष्ट हो जाता है। जैसे 0 डिग्री है ये हमारी भूमध्य, इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो अब यदि दक्षिणी गोलार्ध में 2 स्थान है, ए और बी, अब इनका अक्षांश निर्धारित होगा और देशांतर भी निर्धारित रहेगा। ठीक है। तो इनको हम जानेंगे कि वो उस लोकेशन पे है। तो लोकेशन देखने के लिए भी हम देशांतर
और अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं। अक्षांश रेखाओं की परिभाषा लिख देता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर चले व पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी कोणात्मक हो, मतलब हो, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर चले और पृथ्वी के केंद्र से क्या हो? कोणात्मक हो, कोणात्मक दूरी पर हो, कोणात्मक दूरी पर हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब यहाँ पे मान लो आप पृथ्वी का केंद्र है, अब कर्क रेखा गुजरेगी तो ऐसे यहाँ से कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री, ऊपर जाएंगे तो 66.5 आ जाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से क्या रखती है? कोणात्मक दूरी रखती है अक्षांश रेखाएं। अब देखो यहाँ पे हम डिग्री लगाते हैं, तो आप एक चीज नोट कर लेना, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। यदि एक इन्वर्टेड कोमा आ जाए, ठीक है ना, या 2 आ जाए तो 1 मिनट, सॉरी 1 आ जाए तो और 2 आ जाए तो 1 सेकेंड, ये भी ध्यान रखना। एक इन्वाइट डिग्री का मतलब 60 मिनट, एक इन्वर्टेड कोमा का 1 मिनट और 2 इन्वर्टेड कोमा का मतलब 1 सेकेंड है, ठीक है। अब हम इनकी संख्या देख लेते हैं, ये पृथ्वी पे कितनी है, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है। जैसे ये हमारी पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, ऊपर कितनी है ये, जैसे 23.5 डिग्री, ये 66.5 या 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये एक मकर रेखा, ये दक्षिणी 66.5 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर कितनी है यहाँ तक? 90, यहाँ से तो 90, नीचे भी कितनी है? 90, प्लस में क्या है? 1, तो 181 आंसर आए। ये हमारी रेखाएं नहीं है, ये है अक्षांश बिंदु, अक्षांश बिंदु, ठीक है ना। अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है? 181। और अब ये 2 बिंदु है तो ये रेखाएं तो नहीं हो सकती, तो -2 की, तो कितने हो गए? 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। संख्या कितनी है? 179। और बिंदु कितने हैं?
181। ठीक है, संख्या 179 बिंदु 181। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताएं, तो इनकी 1 नंबर विशेषता आती है जैसे सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी है दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। यदि जैसे ये पृथ्वी की 2 अक्षांश रेखाएं हैं तो इनके बीच का क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। तीसरा पॉइंट, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी 111 किमी है। 111 किमी है। लेकिन जैसे जैसे मतलब सबसे पास में कौन सी कहाँ पे रहती है अक्षांश रेखाएं? तो सबसे पास में भूमध्य रेखा के पास होती है। यहाँ कितनी दूरी होती है? तो भूमध्य रेखा के पास में यहाँ होती है 110.6 किमी। और ध्रुवों के पास जाएंगे तो ध्रुवों पे इनकी दूरी हो जाएगी, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर या ध्रुवों के पास इनकी दूरी हो जाएगी 111.4 किमी। तो औसत कितनी है? 111। ठीक है। चौथा बिंदु, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। मतलब सभी अक्षांश रेखाएं उनकी लंबाई अलग अलग है। और आपको पता है कि भूमध्य रेखा है वो सबसे लंबी है और उनकी लंबाई है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, उनकी लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और ध्रुवों पे अक्षांश रेखाएं की लंबाई कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन है? भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी है भूमध्य रेखा और इसकी लंबाई है 40,075 किमी। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम है ध्रुवों पे। ध्रुवों पे कितनी है? तो 0 किमी। ठीक है, ध्रुवों पे कितनी है? 0 किलोमीटर। पांचवी विशेषता देखो, ये अक्षांश रेखाएं है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। अब इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से, इधर से, इधर से, तो ये एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है ना, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। बता दिया आपको कैसे, पूर्ण वृत्त का। और सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा? भूमध्य रेखा वाला। ठीक है, और सबसे छोटा ध्रुवों पे होगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे, जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है, इधर से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जो पूर्ण वृत्त है वो भी क्या हो जाएंगे? पूर्ण वृत्त है वो भी क्या हो जाएंगे?
छोटे हो जाएंगे। भूमध्य रेखा पे तो सबसे बड़े हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। छठी विशेषता है अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम जलवायु का निर्धारण करेंगे कि कहाँ पे कैसी जलवायु है। जैसे भूमध्य रेखा पे ऑलवेज तापमान ज़्यादा रहता है और वही ध्रुवों की बात करें तो हमेशा वहाँ पे बर्फ पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण से अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम जलवायु का निर्धारण करते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखाएं। इनके बाद में हम बात करें तो ये तापमान का निर्धारण करती है ना, तो अक्षांश रेखाओं के समांतर समतापीय रेखाएं चलती है। ठीक है, समतापीय रेखाएं चलती है। अब देखो जलवायु का निर्धारण कैसे करती है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। यह है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। यहां से भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा, यहाँ पे कौन सी है 23.5, इधर कौन सी है मकर रेखा, यहाँ पे कौन सी है 66.5, यहाँ पे कौन सी है 66.5 डिग्री, 23.5 और 66.5। इसको तो कहते आर्कटिक सर्कल या उत्तरी वृत्त ध्रुव, उत्तरी वृत्त है ना। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। अब आपको पता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं आपको पता है? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंध पाई जाती है यहाँ पे 66.5 डिग्री और मकर और कर्क रेखा के बीच में देखो यहाँ पे पाई जाती है शीतोष्ण। मतलब शीतोष्ण का मतलब शीत भी रहती है और ताप भी रहता है, तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ध्रुवों और 66.5 डिग्री के बीच में यहाँ पे पाई जाती है शीत कटिबंध कहलाता है। ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब तापमान। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब अक्षांश रेखाओं के द्वारा इनका निर्धारण कर रहे हैं ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा साथ ही साथ भूमध्य रेखा, इनके पास में जो है एरिया उसे तो हम उष्ण कटिबंधीय में मतलब डिवाइड करेंगे। इनके बाद में मकर रेखा 66.5 डिग्री, मकर रेखा और 66.5 डिग्री, कर्क रेखा और 66.5 डिग्री, इनके बीच का शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और 66.5 और ध्रुवों के मध्य वाला एरिया शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार नीचे होगा शीतोष्ण कटिबंध और इधर क्या होगा शीत कटिबंध। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा। आपको समझ में तो आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं कौन सी? वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर चलती है और पृथ्वी से कोणात्मक दूरी पर हो। पहली विशेषता पढ़ी थी हमने कि इनकी संख्या कितनी है 179, संख्या कितनी है 179, और अक्षांश बिंदु पूछे तो 181। विशेषताओं में इनके पढ़ा कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे ये समांतर चल रही है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 111 किलोमीटर रहती है। भूमध्य रेखा पर यह दूरी मात्र 110.6 किमी होती है और ध्रुवों के पास जाते हैं वैसे 111.4 किलोमीटर हो जाती है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। जैसे भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है 40,075
किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर अक्षांश रेखा की लंबाई 0 भी है। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वृत्त क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब हमने इनकी विशेषता पढ़ी थी कि यह सबसे लंबी रेखा है, तो यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ये सबसे क्या है, लंबी अक्षांश रेखा। लंबाई कितनी है इसकी, 40,075 किलोमीटर, ठीक है। इनके बाद में ये सबसे बड़ा पूर्ण वृत्त है अक्षांश रेखाओं में, पूर्ण वृत्त है, ठीक है। इनके द्वारा उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब देखो कैसे किया जाता है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, क्या है, अपनी पृथ्वी। ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य के नीचे वाला गोलार्ध कौन सा कहलाएगा,
तो इनको कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये उत्तरी है। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध किसे कहेंगे हम? जो दक्षिण भूमध्य रेखा के दक्षिण में और स्थित है वो सभी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ही आएंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जो भूमध्य रेखा के उत्तर में हो। अब समझना आप, जैसे ये है पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, ये मकर, ये कौन सी है? 0 डिग्री, ये 23.5 यानी कर्क रेखा, ये कौन सी है? मकर रेखा, मकर रेखा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध था 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। सूर्य चमकेगा यहाँ पे, ये क्या है अपना? सन। ये चमकेगा यहाँ पे, इधर से इन पे जाएगी क्या? किरणें। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इनको हम कहते हैं डोलड्रम पेटी। डोलड्रम पेटी, क्या कहते हैं इनको? डोलड्रम पेटी कहते हैं इनको। डोलड्रम पेटी कहते हैं। यहाँ पर सदा सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ का तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। वायुदाब क्या रहता है? निम्न रहता है। क्या रहता है? निम्न रहता है। उच्च तापमान रहता है, वायुदाब निम्न रहता है। अब सूर्य वर्ष भर यहाँ पे सीधा चमकता है, इस एरिया को क्या कहते हैं? डोलड्रम पेटी। यहाँ पे वर्ष भर सीधा चमकता है। कौन सा प्रदेश है ये? तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे चमकता कब कब है सीधा? तो यहाँ पे चमकता है एक तो 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इसको तो हम कहते हैं वसंत विषुव, इसको कहते हैं शरद विषुव। शरद विषुव। इन दोनों दिनों में पूरी पृथ्वी के दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में चले जाए, चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाए। तो पूरे संसार में क्या रहता है? दिन और रात क्या रहती है? बराबर रहती है। बराबर रहती है, दिन और रात बराबर रहती है। ठीक है, इस एरिया में डोलड्रम पेटी है, तापमान उच्च होगा, वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और इसी एरिया में पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाला अमेजन का वन स्थित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा पूर्णवृत्त है। इनके द्वारा हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा चमकता है।
इसी कारण पूरे संसार में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को सूर्य आता है तब हम कहते हैं वसंत विषुवृ, और 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषुवृ। ये ओनली वसंत और शरद कौन से गोलार्ध में रहेंगे, तो ये डिसाइड होगा कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तब तो हम शरद विषुवृ कहेंगे, और जब अपनी ओर आएगा मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो वसंत विषुवृ रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से वसंत ऋतु स्टार्ट होती है, यहाँ से शरद ऋतु स्टार्ट होती है। और पूरे संसार में दिन और रात बराबर कब रहते, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर। क्यों रहते, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। ठीक है, अब देखना, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। इसे ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है एशिया, ऊपर भारत भी है, इधर प्रशांत महासागर। तो यहाँ कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सा है, अंटार्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ अटलांटिक है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा आती है यूरोप के ग्रीनविच शहर से, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ये कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो यूरोप। ठीक है, और कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, कौन से महासागर से होकर गुजरती है, तो अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो आपस में ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो आपस में ये है एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। कौन कौन, 0 डिग्री अक्षांश एंड 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इनके बाद में यहाँ पे है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है,
180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, 0 डिग्री को हम कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, और इसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। ठीक है, तो मैं कहूँ आपको 0 डिग्री देशांतर एंड 0 डिग्री अक्षांश आपस में कौन से महासागर में काटते हैं? तो ये काटते हैं अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और मैं पूछूं 180 डिग्री देशांतर एंड 0 डिग्री अक्षांश आपस में कहाँ काटते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को एक नदी है जो कांगो देश में बहती है, उस नदी का नाम है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। ये कांगो या जायरे नदी पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है। ठीक है ना, कौन सी रेखा? कौन सी नदी? कांगो या जायरे नदी पूरे संसार की इकलौती नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है? प्रधान याम्योत्तर रेखा, और 180 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी के द्वारा हम तिथि का निर्धारण करते हैं। अब पढ़ेंगे हम करक रेखा एंड मकर रेखा, करक रेखा एंड मकर रेखा। तो करक रेखा तो कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश है। अब देखना, ये है हमारी पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। यहाँ पे है भूमध्य रेखा, यहाँ पे है आपकी करक रेखा, यहाँ पे है मकर रेखा। ये कौन सी है? करक रेखा। ये कौन सी है? विषुवत रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, ये इनका नाम है। तो करक रेखा, विषुवत रेखा एंड मकर रेखा। सूर्य करक रेखा पे सीधा कब चमकता है? सन। करक रेखा पे सीधा कब चमकता है? तो करक रेखा पे सूर्य चमकता है 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को। और मैं पूछूं आपसे, मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है? मकर रेखा पे चमकता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ठीक है, करक रेखा पे 21 जून को सीधा चमकेगा, और 22 दिसंबर को कहाँ पे चमकेगा? मकर रेखा पे। अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का, कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। अर्थात ये मैं कहूं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, कौन से का? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा
दिन और सबसे बड़ी रात होगी। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब इधर बड़ा दिन होगा तो अपने आप छोटी रात हो, बड़ी रात होगी, और इधर छोटी रात होगी तो इधर क्या होगा, बड़ा दिन होगा। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है, जबकि मैं कहूँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पे सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अर्थात जब हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती है तब ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में क्या लगती है, आग लगती है। क्यों लगती है? हम सोचते हैं सर्दी में आग कैसे लगी, नहीं साहब, सूर्य क्या चमक रहा है, वहाँ पे सीधा चमक रहा है, अर्थात वहाँ पे तापमान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसी कारण उधर बाढ़ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो 21 जून और 22 दिसंबर को ये ध्यान रखना कि 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधा चमकता है। इनको 2 बार काटने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम है म्हाई। ये म्हाई नदी इसे राजस्थान में 2 बार काटती है, म्हाई नदी। ठीक है, हमने इनके विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा ही था। कौन सी नदी थी? कांगो नदी या जायरे। और मैं पूछूं मकर रेखा को कौन सी काटती है, तो मकर रेखा को काटती है लिम्पाम्पो नदी। कौन सी? लिम्पाम्पो नदी, लिम्पाम्पो नदी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली म्हाई नदी, विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो या जायरे नदी, और लिम्पाम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी याद रखना कि 21 जून को सूर्य मकर रेखा पे कर्क रेखा पे सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधा चमकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते आगे की ओर। भारत के संदर्भ में भी हम कर्क रेखा को पढ़ेंगे, अक्षांश एंड देशांतरों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोट कर लेते हैं एक बार। इनके बाद में आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कौन सी आती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 66.5 डिग्री कौन सी आती है? दक्षिणी अक्षांश। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो उसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इनका दूसरा नाम क्या है इसका? तो इसका दूसरा नाम है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अंटार्कटिका सर्किल। अंटार्कटिका सर्किल। ठीक है, अंटार्कटिका सर्किल। ये ओनली कौन सी इनके ऊपर है? जैसे अलास्का, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, नॉर्वे, आयरलैंड। ये रेखा इन देशों से होके गुजरती है, जबकि ये एकमात्र अटलांटिक महाद्वीप से गुजरती है। अंटार्कटिका महाद्वीप से, सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है। 66.5 डिग्री का दूसरा नाम उत्तरी ध्रुव वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम दक्षिणी ध्रुव है। इनका नाम क्या है? आर्कटिक सर्किल, उनका नाम अंटार्कटिका सर्किल है। ये अलास्का, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, नॉर्वे, आयरलैंड जैसे देशों से गुजरती है, वो एकमात्र अंटार्कटिका महाद्वीप से होके गुजरती है। ठीक है। इनके बाद में नब्बे डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। आपको मैं बता चुका हूँ ये डायग्राम। इनकी खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे। इनकी खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था एमर्सन। एमर्सन। ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमर्सन ने। अब ध्रुवों के बारे में ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑलवेज वायुदाब क्या रहता है? उच्च। तापमान क्या रहता है? निम्न। ठीक है। तापमान निम्न, वायुदाब उच्च। इसी कारण यहाँ पे जैव विविधता क्या रहती है? जैव विविधता कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि तापमान कम रहेगा तो हमेशा सदा क्या पाई जाएगी? बर्फ पाई जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए और इसी प्रकार का यदि हम आगे की ओर पढ़ते रहेंगे, समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।